हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है 26 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 26 जुलाई 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है। आपको हम कई बार बता चुके हैं कि हेनले एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है जो पासपोर्ट से रिलेटेड इंडेक्स जारी करती है कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, और ये इंडेक्स साल में 2 बार जारी किया जाता है, 1 जनवरी में और 1 जुलाई में। तो इस बार का क्या हुआ था, जनवरी के बाद फरवरी में भी जारी कर दिया गया था। इन्होंने पता नहीं क्यों जारी किया था 2 बार, लेकिन उसके बाद फरवरी के बाद अब जुलाई में जारी किए हैं, जैसे कि इनका शेड्यूल होता है। तो जुलाई में जब जारी किए हैं, जब जनवरी में या फरवरी में जो जारी किए थे तब तो भारत की रैंक 85 थी, और अब जब जारी किए हैं जुलाई में तब भारत की रैंक आ गई है 77। और पिछले कई सालों में अगर बात करें, सबसे अच्छी रैंक है ये भारत की, 85वें से आ गई है 77वें स्थान पर भारत की रैंक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। इससे पहले मैं आपको इस इंडेक्स के बारे में अगर कुछ बताऊं, आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग होता क्या है। साथियों, पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग के मतलब ये बेसिस पर जारी की जाती है कि क्या कहें, इस बेसिस पर डिजाइन किया जाता है कि किस देश के पासपोर्ट के पास कितना वीजा फ्री एक्सेस है। वीजा फ्री एक्सेस मतलब क्या होता है, वीजा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है। देखिए, जब आप अपने देश के अंतर्गत रहते हो, अपने देश के ट्रैवल करते हो, तो आपकी सिर्फ टिकट ही जरूरत होती है, टिकट की। लेकिन जब आप अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश को ट्रैवल करने के लिए जाते हो तो आपको एक स्पेशल डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है जिसे कहते हैं पासपोर्ट। अब पासपोर्ट वो आपका आइडेंटिफिकेशन होता है। वहां पर आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब नहीं देखा जाता, वहां पर आपके पास आपका पासपोर्ट देखा जाता है। तो जब अपने देश से छोड़कर दूसरे देश में जाओगे तो जो डॉक्यूमेंट जरूरत होता है उसे पासपोर्ट कहते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे देश में आ रहे हो तो आपको अपने देश का पासपोर्ट तो लेके आना ही आना है, साथ ही साथ हमारे देश के भी एक डॉक्यूमेंट बनवाना होगा जो कि हमारी एम्बेसी आपको बना करके देगी, जिससे ये डिसाइड रहेगा कि मतलब आप कितने दिन के लिए यहाँ पर आओगे, कितने टाइम तक रहोगे, किस काम से आ रहे हो, ये आपको बताना रहेगा। उसमें कितने दिन के लिए, इस तरह से कब आओगे और कब जाओगे, तो वो डॉक्यूमेंट उस देश में बनवाना पड़ता है नागरिकों को, उसे कहते हैं वीजा। फॉर एग्जाम्पल, भारत से आप यूएई जा रहे हो, तो भारत से आप यूएई जा रहे हो तो एक तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, दूसरा आपके पास यूएई जा रहे हो तो यूएई से आपको यूएई का जो वीजा है वो चाहिए, और जो वीजा है वो उसमें वैलिडिटी होती है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, कितने महीने के लिए जा रहे हो, 2 महीने का वीजा है, 15 दिनों का लगा है या 3 साल के लिए लगा रखा है, ये सब आपको उसमें क्लियर रहता है। ऐसे तो अब ये 2 डॉक्यूमेंट समझ में आ गया। अब कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो अपने यहाँ ट्रेवल्स को बढ़ावा देने के लिए, अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वो चाहते हैं कि मतलब वहां पे रिलेशन बनाने के लिए, अच्छा वो चाहते हैं कि इस देश के जो नागरिक हैं हमारे देश में आए, तो वो क्या कर देते हैं कि वो वीजा प्रोसेस जो होता है उसको आसान बना देते हैं प्रोसेस को, या फिर ये वीजा फ्री एक्सेस कर देते हैं, कहते हैं तो चलो आपके देशों के नागरिक पर हमें ट्रस्ट है, आपके देश नागरिक हमारे यहाँ आ सकते हैं हमारे देश में, तो हमें उनके लिए वीजा नहीं जरूरत पड़ेगी, हमसे वीजा नहीं ले लेंगे, मतलब उनसे हम वीजा नहीं मांगेंगे। कुछ ऐसे देश होते हैं कि आप वहां पर पहुंच जाओ, उसके बाद वहीं पर एयरपोर्ट पर ही आपका वीजा बना करके दे दिया जाएगा, तो वीजा ऑन अराइवल होता है, ये भी वीजा फ्री एक्सेस ही माना जाता है। तो ऐसे कितने देश हैं आपके पासपोर्ट के, तो आपके पासपोर्ट को देख के ये कह सकते हैं आप कि आप वीजा नहीं बनवाना पड़ेगा आपको हमारे देश में आने के लिए। इसी बेसिस पर ये रैंक तैयार की जाती है, यानी कि वीजा फ्री एक्सेस पर। तो आप अभी के टाइम पर भारत के जो पासपोर्ट, अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आप 59 देश ऐसे हैं जहां पर आप जाओगे तो आपको वीजा नहीं बनवाने की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आप थाईलैंड जाते हो, श्रीलंका जाते हो, यहाँ पर जाने के लिए आपको वीजा बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे 59 देशों का जो वीजा फ्री एक्सेस है भारत के पास, भारत इसलिए 77वें स्थान पर है, 85वें से 77वें पर आ गया है। अब देखो टॉप पर कौन है, यानी सबसे ज्यादा फ्री वीजा एक्सेस की बात करें किसके पास है, तो वो है सिंगापुर।
सिंगापुर 193 वीजा फ्री एक्सेस के साथ टॉप पर है। यूएन में यूएन डेजिग्नेटेड बात करें तो 193 देश हैं जो प्रमाणित हैं कि हाँ 193 देश हैं दुनिया में यूएन में जो शामिल हैं। तो उन 193 देशों में सिंगापुर का वीजा फ्री एक्सेस है। सिंगापुर के नागरिक कहीं भी जाएं उनको वीजा बनवाने की जरूरत नहीं होगी। दूसरे पर जापान और दक्षिण कोरिया है। उसके बाद डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली इत्यादि हैं। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है जहां केवल 25 स्थानों पर वीजा फ्री एक्सेस प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत भारत ने हाल ही में निम्न में से कौन सी उपलब्धि हासिल की। उन्मूलन की बात हो रही है। राष्ट्रीय मिशन के तहत भारत ने हाल में उपलब्धि की बात करें तो 6 करोड़ स्क्रीनिंग की उपलब्धि का लक्ष्य रखा था। आपको याद हो तो मैंने पिछली बार बताया था कि इसका लक्ष्य रखा गया कि 2047 तक भारत में 2047 तक 2 लक्ष्य रखे हैं, 3 लक्ष्य रखे हैं एक्चुअली में। एक तो विकसित भारत होना, दूसरा सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन पूरे भारत से, तीसरा लक्ष्य था कि एनर्जी के लिए हम लोग इंडिपेंडेंट हों, ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएंगे, मतलब ऊर्जा के लिए जो भी अपनी ऊर्जा की जरूरत होगी उसके लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो एक लक्ष्य ये भी था। अभी इसके राष्ट्रीय मिशन के तहत भारत ने एक नई उपलब्धि हासिल की है कि स्क्रीनिंग की हुई है कि 6 करोड़ से ज्यादा की स्क्रीनिंग की गई है सक्सेसफुली। स्क्रीनिंग मतलब क्या कि एक बार पता तो चले कि किसके किसके अंतर्गत ये रोग है, कितने लोगों के अंतर्गत रोग है। तो 2023 में ये मिशन डिसाइड किया गया था और 2023 के बाद अब तक 2025 आते आते 6 करोड़ से ज्यादा की स्क्रीनिंग सक्सेसफुली हो चुकी है भारत में। और ये पता लग गया है कि कहां कहां पर इस सिकल सेल में एनीमिया जो है इसके ज्यादा मामले हैं। अब इसके उन्मूलन का प्रयास किया जाएगा और 2047 तक पूरे भारत से इसका उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात ये टॉप 5 राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक मामले हैं सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार की बात करें साथियों, एक माना जाता है कि ये क्या है, आनुवंशिक टाइप का विकार है। ये आनुवंशिक तो राष्ट्रीय विकसित मतलब सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन चला करके 2023 में ये लक्ष्य रखा गया था कि 2047 तक हम लोग उन्मूलन करेंगे। वैसे 2025 में एक और लक्ष्य हम लोगों ने रखा था टीबी उन्मूलन का, ट्यूबरक्लोसिस के उन्मूलन का। तो अभी इस पर डाटा नहीं आया हुआ है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर मान लो कि ये प्रयास अच्छा चल रहा है, टीबी रोग का उन्मूलन भारत में लगभग हो चुका है, तो 2025 तो चल ही रहा है। अगला है, हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 FISM अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी। तो पहली भारतीय पूछा जा रहा है, तो पहली भारतीय बन गई हैं सुहानी शाह। इनको बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड मिला द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में। साथियों, इसे मैजिक की दुनिया का, जादू की दुनिया का ऑस्कर कहा जाता है, जो पाई हुई हैं सुहानी शाह। सुहानी शाह मेंटलिस्ट जैसे कि हैं, मैजिशियन हैं। इनकी जो वीडियोस आप बहुत पहले ही मतलब कई बार देखे भी होंगे यूट्यूब वगैरह पर। तो ऑनलाइन क्रिएटर की कैटेगरी की एक नई कैटेगरी बनाई गई है इस बार, और इस कैटेगरी में इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। कौन सा? बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड मिला है। तो इन्होंने अभी तक 5000 से ज्यादा लाइव परफॉर्मेंस दी है और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। नाम याद रखना, सुहानी शाह है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिनो पेमेंट बैंक के लिए किस राज्य में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए GATI बचत खाता लॉन्च किया गया। तो ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। पहले तो फिनो पेमेंट बैंक के बारे में समझो आप। देखो, भारत में जो कुछ बैंकें जो बहुत सारी मतलब हैं, सुने ही होंगे आप, तो कुछ बैंकें ऐसी भी हैं जिनको कुछ लिमिटेड एक्सेस के साथ एक्सेस दिया गया है, वो पेमेंट्स बैंक कहलाती हैं। लगभग 7 से 8 की संख्या में है ये पेमेंट बैंक। उतना बड़े ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं करती हैं, लेकिन हाँ छोटी मोटी जरूरतें, छोटे मोटे पेमेंट्स के लिए ये काम करती हैं। तो कम लिमिटेड के मतलब लिमिट्स के साथ, ये कम फीचर्स के साथ ये पेमेंट का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक है, ऐसे ही फिनो पेमेंट्स बैंक है। तो ये सब पेमेंट्स बैंक हैं, इनको कुछ लिमिटेड एक्सेस के साथ अप्रूवल दिया जाता है आरबीआई के द्वारा कि चलो ठीक है, आप कुछ लिमिटेड के लिए आप पेमेंट बैंक को काम करो। ये मैक्सिमम ऑनलाइन रहते हैं।
तो ऐसे ही फिनो पेमेंट बैंक ने गति मतलब जैसे कि हम बात करें बचत खाता लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए एक्चुअली में पश्चिम बंगाल में अभी भी बहुत सारे अकाउंट होल्डर की कमी है जिनके पास मतलब बात करें तो बैंक मतलब खाते नहीं है। तो ऐसे ही फिनो पेमेंट्स बैंक सामने आया और इन्होंने कहा आप हमारे यहाँ अकाउंट खुलवाओ। असल में मतलब जो फ्री एक्सेस होगा इसमें आप तुरंत आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा, कोई भी मतलब आपको उतना तकलीफ नहीं होगी कि आपको बैंक जाना पड़ेगा या वगैरह वगैरह, तुरंत खोल दिया जाएगा वहां पर। तो ये इस तरह से कम डॉक्यूमेंट्स में काम होगा, कोई आपको यहाँ से जाने आने की जरूरत नहीं है। इसके जरिए आप छोटे मोटे काम मतलब कर सकोगे, जैसे कि छोटे मोटे होते ना कि पेमेंट कर पाओगे, ये सब आप कर पाओगे। ये फिनो पेमेंट बैंक ने शुरू किया है, 0 बैलेंस वाला अकाउंट है। अमूमन आज के टाइम पर तो अकाउंट खुलवाने जाओ तो वहां पर मिनिमम बैलेंस देना पड़ता है और वो मिनिमम बैलेंस अगर नहीं मेंटेन करोगे तो आपका अलग से आपका ही जो अमाउंट होगा वो कटने लगता है। तो इससे भी लोग डरते हैं, आप जानते हो, इसीलिए यहाँ 0 बैलेंस वाला अकाउंट खोलने की बात की गई है। तो इसके 400 से अधिक जैसे कि हम बात करें पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जिससे ये अच्छा खासा एक्सेस देगा। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी और सीईओ ऋषि गुप्ता मैं बता दूं आपको ये हैं, ठीक। इसके एमडी और सीईओ हैं। एमडी एंड सीईओ की अगर बात करें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये हैं इनके। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2025 में किस देश के कामचाटका प्रायद्वीप में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। तो साथियों अभी कामचाटका आइलैंड में प्रायद्वीप में 4.7 जैसे कि हम बात करें 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है। ये पड़ता है रूस के अंतर्गत। 7.4 मैग्नीट्यूड का एक बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड होता है। ये भूकंप इतना बड़ा था कि इसके जस्ट बाद सुनामी के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया कि हो सकता है इसके बाद सुनामी आ जाए आने वाले कुछ दिनों में। खैर आया नहीं, अच्छी बात यही रही, गनीमत है। लेकिन 7.4 मैग्नीट्यूड का आया, देखो लॉसेस कम होते हैं क्योंकि रूस बहुत बड़ा देश है एशिया का क्या सबसे बड़ा मतलब दुनिया का सबसे बड़ा देश है। लेकिन आबादी उसकी बहुत कम है और उसकी मैक्सिमम आबादी ना जो यूरोपीय क्षेत्रों में रहती है, तो बाकी जगहों पर बर्फ ही जमी है। तो ऐसे में नुकसान तो ना के बराबर हुआ है इनका। लेकिन ये भूकंप बहुत बड़ा था। जैसे कि पेत्रा पावलोवस्क जो कामचाटका की है, ये 144 किलोमीटर पूर्व और 20 किलोमीटर पूर्व की उत्तरी गहराई पर इसका एपिसेंटर था। तो कामचाटका जैसे कि बात करें इसमें वोल्केनोज ऑफ कामचाटका है, यानी कि कामचाटका का जो ज्वालामुखी है, और इस ज्वालामुखी को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का भी दर्जा प्राप्त है। तो इसीलिए ये न्यूज बनी और इम्पोर्टेंट न्यूज है, याद रखना। ये ज्वालामुखी भी यहाँ पर है, तो यहीं पर आया है भूकंप। रूस की राजधानी मॉस्को होती है, रूबल यहाँ की मुद्रा होती है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला है सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस देश में शुरू की गई। तो सहकारी क्षेत्र यानी कि कोऑपरेटिव फील्ड्स में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना ये भारत ने शुरू किया है। आप ये जिस हम बात को बता दें, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव ये भारत में शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है कि प्राथमिक जो कृषि साख समितियों को यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सिक्योरिटीज जिसे PACS कहा जाता है, इनको मतलब बात हो रही है। तो इनके माध्यम से स्थानीय स्तर पर भंडारण क्षमता को बढ़ावा दिया जाए। भंडारण अपने यहाँ बढ़ावा देने के लिए ठीक है, लेकिन अनाज जो है भंडारण बढ़ावा देने से क्या होता है कि कभी मान लो कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, बुरी सिचुएशन आ गई, कभी कोई आपदा आ गई या सूखा पड़ गया, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गए, ऐसी एरिया बढ़ जाए तो उनके लिए अगर भंडारण रहता है तो फिर वितरित किया जा सकता है। वैसे भी भारत के पास आज के समय में अगर बात करें तो स्थिति बहुत अच्छी है। 1960-70 के दशक में अगर स्थिति बहुत खराब थी, हम लोगों से मतलब क्या कहें, हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस टाइम पर कहा हुआ था कि देशवासियों 1 दिन का व्रत रखना चाहिए सप्ताह में और 1 दिन का भोजन जो जाता था सेनाओं के लिए अनाज। तो सोचिए कि ये स्थिति थी उस टाइम पर, जो कि जानवरों को दिया जाने वाला गेहूं था, वो गेहूं अमेरिका भारत को दे रहा था खरीदने पर। तो ये स्थिति थी। लेकिन आज हम लोग इतनी मतलब अपना उतना उत्पादन करते हैं, लेकिन बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ 80 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को अनाज मुफ्त में दिया जाता है, हर महीने लगभग मुफ्त में, मतलब तो ये हर महीने दिया जाता है। तो आप समझिए कि ये कितनी बड़ी चीज है।
आज की स्थिति भारत की बहुत अच्छी हो गई है। खैर फिर भी एक विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना लाई गई है। सहकारी क्षेत्रों में ऐसा किया जाएगा जो PACS भारत की ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली की आधारशिला है। किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में काम आएगा और इसके बाद अगर मान लीजिए कटाई के बाद फसल नुकसान हो जाता है तो उसके नुकसान को न्यूनतम में कम कर दिया जाएगा, काम आएगा। जो खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। जुलाई 2025 में केंद्र में प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू किया? तो केंद्र सरकार ने जैसे शुरू की है शासकीय योजना। यहाँ पर नाम क्या है? शासकीय योजना। ये इसका फुल फॉर्म भी होता है। देखो आप हमें बता दें, यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं शासकीय स्कीम टू डेवलप आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन एट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। इसके तहत क्या होगा कि भारत के जो भी पर्यटन स्थल हैं बड़े बड़े, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ऐसे बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, तो इनको ग्लोबल स्टैंडर्ड पर तैयार किया जाएगा, जिससे जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो भी उनके लिए थोड़ा सा अनुकूल हो और व्यवस्थाएं अच्छी मिले उनको। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड पर जैसे कि रुकने की व्यवस्था क्या है हो, उसको खाने पीने की व्यवस्था क्या हो, मतलब रेस्टोरेंट है, होटल्स है, आसपास के जो, इसके अलावा उस टूरिस्ट प्लेस पर उनको एक इंटरनेशनल लेवल के गाइड मिल पाए जो इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर सके चीजों को। वैसे अमूमन होते हैं लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्डाइजेशन किया जाएगा जिससे टूरिस्ट को आसानी हो सके, आए हैं तो वो तो उनको कोई एक्सप्लेनेशन करने करके बता सके कि क्या है, क्या बना था, क्यों बना है था, इसकी खासियत क्या है, सब कुछ। तो इसके लिए शासकीय योजना शुरू की गई है। शासकीय का मतलब होता है स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेटेड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि राज्यों की बात हो रही। राज्यों को सरकार जो है वो राज्य सरकारों को स्पेशल कैपिटल देगी, जिसके तहत राज्य सरकारों को कहा जाएगा कि अगले जो 2 सालों के लिए भीतर, यानी कि 31 मार्च 2026 तक इनको अच्छे से विकसित करो, ग्लोबल स्टैंडर्ड पर विकसित करो। आपके यहाँ जो भी पर्यटन स्थल हैं, जैसे यूपी गवर्नमेंट को दिया जाएगा, यूपी गवर्नमेंट कहा जाएगा कि ताजमहल हुआ या आगरा का किला हुआ वगैरह हुआ, तो इनको और अच्छे से विकसित करो। अगला है, किस राज्य सरकार ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में एक कारगिल शौर्य वाटिका स्थापित करने की घोषणा की है? तो सैनिकों के सम्मान में कारगिल शौर्य वाटिका स्थापित कर रहा है कौन सा राज्य? राजस्थान राज्य कर रहा है। राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे भारतीय सैनिक, उनके सम्मान में कारगिल शौर्य वाटिका स्थापित की जाएगी और इस कारगिल शौर्य वाटिका में यानी उद्यान में 1100 पौधे लगाए जाएंगे उन शहीदों की याद में। तो ये उद्यान राजस्थान विधानसभा परिसर में होगा और उद्घाटन हरियाली अमावस्या के दिन जैसा कि इसका होगा, 1100 पौधे लगाए जाएंगे। राजस्थान आया है। राजस्थान की बात अगर करें तो राजस्थान आप देखोगे तो ये सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राजस्थान। ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरे पर है महाराष्ट्र और चौथे पर आता है उत्तर प्रदेश। जयपुर यानी इसकी पिंक सिटी से कहते हैं, इसकी राजधानी है। और यहीं पर अगर बात करें, यहाँ के CM है भजन लाल शर्मा बीजेपी पार्टी से। हरिभाव किशन राव बागडे यहाँ के गवर्नर हैं। 41 जिले हैं, 200 विधानसभा में सीटें हैं, 25 लोकसभा में, 10 राज्यसभा में यहाँ से सीटें जाती हैं। यहाँ पर पुष्कर झील है, राजसमंद है, जयसमंद है, सांभर झील है, पिछौरा है, फतेह सागर है। सांभर झील से याद रखना कि भारत की खारे पानी की झील है। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का जो कि उड़ीसा में है, लेकिन सबसे खारा पानी जो है वो है सांभर झील का। तो सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ पर घूमर, पनिहारी, कालबेलिया, गोगा प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला है, भारत के किस हवाई अड्डे को ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2035 दुनिया के शीर्ष 10 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में शामिल किया गया? तो एयरपोर्ट्स में मुंबई का बात करें, मुंबई का जो एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हुआ है दुनिया के टॉप 10 में। और ये पहली बार नहीं है कि इससे पहले भी मुंबई का ये एयरपोर्ट शामिल हो चुका है दुनिया के टॉप 10 एयरपोर्ट्स में। तो 84.23 अंक मिले हैं इसको। लगातार तीसरे वर्ष इसे शामिल किया गया है दुनिया के टॉप 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में। ट्रैवल एंड लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड की तैयारी में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का। दुनिया में टॉप 3 की अगर बात करें तो फर्स्ट पर इस्तांबुल एयरपोर्ट है तुर्की का,
सेकंड पर चांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर का, और हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर का तीसरे पर है। मुंबई वाला जो है वो 9वें स्थान पर है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भारत का है वो टॉप 10 में शामिल हुआ है, टॉप 10 में भारत शामिल हुआ है। अगला है जुलाई 2025 में खनन पर्यटन परियोजना शुरू करने वाला भारत का राज्य कौन बना पहला। खनन पर्यटन परियोजना आप बहुत प्रकार के पर्यटन देखते होंगे अब, लेकिन राज्यों में अन्य तरीके से पर्यटन शुरू किए गए हैं। जैसे अभी खगोल विज्ञान को लेकर के लद्दाख में शुरू किया गया, एस्ट्रोनॉमी को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैसा कि शुरू किया गया। लेकिन अब झारखंड एक ऐसा राज्य बन गया है जो जिसके राज्य में जो चीजों की सुविधा जैसा होगा ना, उसी से रिलेटेड वो पर्यटन शुरू करना होगा। झारखंड में जगह जगह तो बस खुदाई हुआ है, जहां नहीं खुदा वो कल खुदेगा। तो मतलब ये है कि यहाँ पर एक्चुअली में ना माइंस बहुत हैं, तो मिनरल्स भी बहुत हैं, इसीलिए माइंस हैं। तो झारखंड ने क्या किया, एक नया आइडिया शुरू किया कि अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये खनन पर्यटन परियोजना शुरू किया। खनन पर्यटन परियोजना के तहत जो माइनिंग हुई है, बहुत सारे ऐसी जो साइट्स हैं जहां पर पहले कभी माइनिंग हुई थी और लोग उसको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि यहाँ से क्या निकला था, कैसे निकाला जाता है, कोयला का खनन होता है कैसे निकाला जाता है, बहुत सारे मिनरल्स जो निकाले जाते हैं किस प्रकार से प्रोसेस होते हैं। जो पहले खनन था अब बंद हो गया है, तो अब एक खनन पर्यटन परियोजना ला करके टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी परियोजना है। मैं आपको हमेशा वीडियो में बताती हूँ कि जैसे कि पर्यटन होता है, पर्यटन की इकोनॉमी, टूरिज्म की इकोनॉमी सबसे बेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है। आजकल पूरी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है। क्यों? क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लाइफ टाइम एंजॉयमेंट वाला योजना होता है। एक बार आप इन्वेस्टमेंट कर दो, ताजमहल बन गया, तो आप ताजमहल को डेकोरेट ही करना है, बार बार आपको मतलब उसको संरक्षित करके रखना है ढंग से। लेकिन आपके पास पर्यटन का जो साधन है वो बना रहेगा, हमेशा टूरिस्ट आते रहेंगे और वो पैसा देते रहेंगे। जैसा कि तो ऐसे ही यहाँ पर ऐसे ही तरह तरह के राज्य अपने अपने यहाँ अलग अलग चीजें बनवाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर झारखंड ने खनन पर्यटन परियोजना शुरू किया है। इसके लिए ये सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के साथ समझौता किया है, मिल करके ये शुरू कर रहे हैं। झारखंड भारत के लगभग 40% खनिज संसाधनों का भंडारण रखता है। लगभग देश के 40% खनिज भंडारण झारखंड से है। छोटा सा राज्य लेकिन इतना खनिज भंडारण है। इसकी शुरुआत रामगढ़ जिले के नॉर्थ उरीमारी बिरसा ओपन कास्ट माइन से होगी और उसके बाद धीरे धीरे माइंस को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये थे साथियों आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो जो आपको है इसकी PDF डिटेल में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, सलोनी को सर्च करके ऑप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपनी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज की ही नहीं, जो भी वीडियोस आती हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक हो या करंट अफेयर्स है, सारे वीडियोस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो।